ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र को समझने के बाद में अब नेक्स्ट आता है आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और उन जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका शारीरिक संगठन, उनके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की संरचना, युग्मकोद्भिद एंड बीजाणुभिद की संरचना के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया है। ब्रायोफाइटा को 3 क्लास के अंदर वर्गीकृत किया है। पहली क्लास है हेपेटिकोप्सिडा लीवरवर्ट, दूसरी एंथोसिरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ट और तीसरी ब्रायोप्सिडा, इसको मसाई या इनको मोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि ब्रायोफाइटा का जो प्रिमिटिव है वो सबसे सिंपल जो है वो लीवरवर्ट्स होते हैं और सबसे एडवांस जो ब्रायोफाइट्स हैं वो है मॉस। याद रखना है मॉस सबसे ज्यादा एडवांस ब्रायोफाइट्स है। चलिए पहले बात करते हैं हम हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा के अंदर मैं पहले ही आपको बता दूं 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया एंड पोरेला। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, रिक्शिया, मार्केंशिया एंड पोरेला। पादप थैलस के समान, पादप जो संरचना है वो थैलस में होती है। आप जानते हैं कि ये तो आपको मालूम है कि जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता, विभेदित नहीं होता है। तो थैलस के समान वे पृष्ठधारी थैलस पर राइजोइड व स्केल होते हैं। मैं आपको थोड़ा इमेजिन कराता हूं कि जो हेपेटिकोप्सिडा लीवरवर्ट के मेंबर हैं इनका बॉडी कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये लीवर की तरह होता है, लीवर की शेप दिखता है, तो इसलिए इनको लीवरवर्ट्स बोला है। इनमें नीचे की साइड में ऐसे रहे पृष्ठधारी बोलते हैं, डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं इनको। ये डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल है। नीचे राइजोइड्स होते हैं, इनकी सहायता से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है। और ऊपर पृष्ठ पर क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नीचे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये स्केल जो है वो गलने और सड़ने से बचाते हैं। पत्तीदार सदस्यों में पोरेला आता है। इसमें वैसे तो बॉडी थैलस की है, लेकिन एक सदस्य है पोरेला जो पत्तीदार है, जिसके एक मेन एक्सिस पर सर्पिलाकार में पत्तियां प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ दिखा है। ये पोरेला का डायग्राम। लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। याद रखें, लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट में इसका मतलब ये हुआ कि लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं, इसलिए वो जल के लिए एवं भोजन के लिए पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। तो पूर्ण रूप से डिपेंड है, फुल्ली डिपेंड है, पार्शियली डिपेंड नहीं है। रिक्शिया, अब रिक्शिया और मार्केंशिया के यहाँ पर हमने डायग्राम दिखाया। डायग्राम से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। देखिए, रिक्शिया में युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट में एक ही बॉडी है, उस पर ही पुधानी और स्त्रीधानी मीन्स एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दिखाए हैं। तो इसका मतलब ये मोनोशियस है, ध्यान रखें, मोनोशियस है, एक ही बॉडी पर है युग्मकोद्भिद। और इसमें जो बीजाणुद्भिद है इसमें केवल स्पोर को रखने वाली संरचना दिखाई है, जिसे बोलते हैं कैप्सूल। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर हमने तो ब्रायोफाइटा में पढ़ा है कि जो बीजाणुद्भिद होता है वो फुट, सीटा, कैप्सूल में विभेदित होता है, लेकिन रिक्शिया के अंदर फुट एंड सीटा अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। यही वजह है कि रिक्शिया का स्पोरोफाइट सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव माना जाता है। याद रखना है कि रिक्शिया का स्पोरोफाइट सबसे सिंपल माना जाता है, सबसे सामान्य माना जाता है। दूसरा मार्केंशिया। मार्केंशिया में मैंने गैमेटोफाइट 2 बॉडी बनाई है, एक मेल एक फीमेल। इसका मतलब मार्केंशिया डायोशियस का उदाहरण है कि मार्केंशिया में नर जननांग एवं मादा जननांग अलग अलग बॉडी के ऊपर बनते हैं, निर्माण होता है, इसलिए डायोशियस का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। मार्केंशिया में ये यहां पर जो है आपको एंथ्रीडियोफोर मिलेगी, ये जो स्टॉक है इसके ऊपर एंथ्रीडिया रहती हैं। ये आर्किगोनियोफोर है, इसके ऊपर आर्किगोनिया, याद रखें। सो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर भी कहाँ मिलेगी? मार्केंशिया में, याद रखें। इसमें एक इंपॉर्टेंट खास स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, एनसीईआरटी के अंदर दिए गए डायग्राम में भी है, वो ये कि इनकी बॉडी के ऊपर आपको कप के समान संरचना मिलती है। कप के समान संरचना होती है।
मेल पर भी होती है, फीमेल पर भी होती है। और इस कप के अंदर ग्रीन कलर की सेल का मास होता है। अब ये काम क्या है, कार्य क्या है इसका, वो समझिए। ये कायिक जनन में सहायता करती है। यदि सपोज करिए लैंगिक जनन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पर ये कप नुमा संरचना हट जाती है बॉडी से कलिका की तरह, और सॉइल में जाकर इनसे दोबारा दूसरा नया थैलस का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना है, इन कप लायक संरचना को जैमा कप कहा जाता है और अंदर जैमा होती है। जैमा कप मार्केंशिया के अंदर मिलते हैं और ये कायिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं या इनके माध्यम से कायिक जनन होता है। यदि मैं आपसे जैमा कप की प्लोइडी की बात करूं, क्योंकि जैमा कप युग्मकोद्भिद का पार्ट है और युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट अगुणित हैप्लॉइड होता है, सो जैमा कप की प्लोइडी भी हैप्लॉइड होगी। ध्यान रखें। तो जैमा कप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए इसमें मार्केंशिया में जब बनेगा स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद दिखाया है यहां पर, ये स्पोरोफाइट प्रॉपर कंप्लीट फुट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। याद रखें, फुट सीटा कैप्सूल में विभेदित रहता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें देख सकते हैं आप, जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ढेर सारे स्पोर्स, स्पोर्स के बीच में संरचना होती है स्प्रिंग के समान। याद रखें, मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में कैप्सूल के अंदर स्पोर्स के बीच में, बीजाणु के बीच में स्प्रिंग के समान संरचना होती है। और स्प्रिंग के समान जो ये संरचना होती है, ये बीजाणुओं के स्पोर्स के परिकीर्णन में, डिस्पर्सल में सहायता करती है, उनको बखेरने में सहायता करती है। इनको सत्य इलेटर्स कहते हैं। सत्य इलेटर्स के नीचे लिख भी दिया मैंने, बीजाणु परिकीर्णन इनका मुख्य कार्य होता है। तो याद रखना है, चाहे वो ये वाला स्पोरोफाइट हो, चाहे ये स्पोरोफाइट हो बीजाणुद्भिद, ये सब युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करते हैं, पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डायग्राम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिक्शिया का कैप्सूल, रिक्शिया में केवल कैप्सूल होता है, सो रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है वो सबसे सिंपल और साधारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा, या इसको कहते हैं हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स इनको इसलिए नहीं बोला जाता कि इनका गैमेटोफाइट हॉर्न की तरह है, इनका स्पोरोफाइट हॉर्न की तरह होता है। वो समझेंगे कैसे, सींग की तरह। थैलस के समान संरचना है, थैलॉइड, बिल्कुल सिंपल है। सल्क अनुपस्थित होते हैं, मींस स्केल नहीं होते हैं। राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड उपस्थित होते हैं। अब इनका जो बॉडी है वो दिखाया इस तरीके से, देखिए राइजोइड्स और बॉडी के ऊपर पूधानी, स्त्रीधानी प्रेजेंट है। इसके दो एग्जांपल आपको याद रखने, नोटोथाइलस एंड एंथोसिरोस। नोटोथाइलस एंड एंथोसिरोस, इसमें सबसे ज्यादा खास जो है वो इसका बीजाणुद्भिद है। स्पोरोफाइट को देखिए, स्पोरोफाइट में जो नीचे फूला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको फुट कहते हैं, और ऊपर ये जो लंबा सींग की तरह दिख रहा है इसको कैप्सूल कहते हैं। आप कहेंगे सर फुट और कैप्सूल हो गए, सीटा कहाँ है? याद रखें कि एंथोसिरोस के अंदर या एंथोसिरोटॉप्सिडा में सीटा प्रेजेंट नहीं होता, सीटा अनुपस्थित होता है। सो फुट एंड कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल में जो ये भित्ति है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। इसका मतलब ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जल एवं खनिज लवण के लिए ये मादा युग्मकोद्भिद पर, या मैं कहूं युग्मकोद्भिद पर निर्भर करते हैं। तो आप कह सकते हैं आंशिक तौर पर जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पर आंशिक तौर पर निर्भर करता है। इसको सेमी पैरासाइट भी कह सकते हैं। देखिए इसके कैप्सूल के अंदर ढेर सारे बीजाणु प्रेजेंट होते हैं। इन बीजाणु के बीच में स्पोर्स, बीजाणु को डिस्पर्स करने के लिए संरचना प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रू इलेटर्स ना होकर असत्य इलेटर्स, सीडो इलेटर्स कहते हैं। तो सीडो इलेटर्स इनके अंदर एंथोसिरोस के अंदर या हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर मिलते हैं। जहां पर कैप्सूल एंड फुट आपस में मिलते हैं वहां पर विभज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसलिए कहते हैं कि ये आज आपको ऐसा दिख रहा है, थोड़े टाइम बाद ऐसा दिखाई देगा। मतलब लगातार कैप्सूल ग्रोथ करता रहता है। तो इनके ग्रोथ, कैप्सूल के अंदर असीमित ग्रोथ, असीमित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है
कैप्सूल और फुट के जॉइंट पर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विब्जियो तक उत्तक। क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, आपके पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट है जिसके कैप्सूल में असीमित वृद्धि होती है। तो आंसर है एंथोसीरोटॉप्सिडा या कहें हॉर्नवर्ट्स। तो इस तरीके से पार्शियली पैरासाइट है, याद रखें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निर्भर नहीं, आंशिक तौर पर निर्भर है, क्योंकि ये भोजन अपना खुद बना लेते हैं। थर्ड सबसे एडवांस क्लास ब्रायोप्सिडा मसाई या मॉस कहते हैं। मोसिस का पादप, जो मोसिस का शरीर है, पादप शरीर, वो जड़ तना पत्ती के समान संरचना में विभेदित रहता है। इसे देखने पर आपको एंजियोस्पर्म की याद आ जाएगी। जड़ भी दिखाई देगी, तना भी दिखाई देगा, पत्ती भी दिखाई देगी। जड़ तना पत्ती के समान है, वो सत्य जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं। आपके एनसीईआरटी और मॉड्यूल में डायग्राम भी दिया है फ्यूनेरिया का। हमने फ्यूनेरिया के डायग्राम को यहाँ पर आधा अधूरा बनाया है, वहां पर एनसीईआरटी में कंप्लीट डायग्राम है। यहां पर हम बताएंगे कि वो कंप्लीट कैसे हुआ है। मॉस में गैमेटोफाइट पत्तियों के समान होता है। देखिए यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि मैं स्पोरोफाइट की बात करूं, आपको बाहर जो एंजियोस्पर्म दिखते हैं जड़ तना पत्ती में विभेदित, वो सब स्पोरोफाइट है। एक्चुअली जड़ तना पत्ती में जो विभेदित है वो स्पोरोफाइट ही होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कह सकते हैं या एक विशिष्ट लक्षण कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में मोस का जो गैमेटोफाइट है वो पत्ती के समान संरचना होती है, जो कि और किसी में नहीं होता ऐसा। गैमेटो पत्ती में के समान जो संरचना है, पत्ती में जो विभेदित हो, जड़ तना पत्ती में विभेदित तो स्पोरोफाइट्स होते हैं। गैमेटोफाइट्स कभी भी जड़ तना पत्ती में नहीं विभेदित रहते, लेकिन एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ब्रायोफाइटा के अंदर मोस एक ऐसा है जहां पर गैमेटोफाइट जड़ पत्ती के समान संरचना में रहता है, इसलिए ये विशिष्ट लक्षण है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा मेंबर है या कौन सा ग्रुप है जिसका गैमेटोफाइट पत्ती के समान संरचना का होता है, तो वह आंसर विकल्प के अंदर मोस ही जाता है या मोस का कोई एग्जाम्पल उदाहरण। कायिक जनन होता है खंडन व द्वितीयक प्रोटोनीमा पर कलिकाओं के द्वारा होता है। बात की थी कि मोस के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से जो है डिवीजन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है डेवलपमेंट होता है। स्पोर्स बीजाणु डायरेक्ट नहीं बनाते, अप्रत्यक्ष रूप से पहले वो प्राथमिक प्रोटोनीमा, फिर द्वितीयक प्रोटोनीमा, द्वितीयक प्रोटोनीमा पर पार्श्व कलिकाएं बनती हैं, पार्श्व कलिकाएं वो डिवाइड करके फिर बनाती हैं गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर इस डायग्राम को आप समझे, डायग्राम अपने आप में बहुत ही कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है ये जड़ है, जड़ के समान, ये तने के समान, और ये पत्ती समान संरचना है। ये है मोस का गैमेटोफाइट। मोस का गैमेटोफाइट जड़ तना पत्ती में सीधा खड़ा है ऐसे। इन पत्तियों के बीच में पुंधानी एंड प्रेजेंट है स्त्रीधानी। आपके उस डायग्राम में केवल पत्तियां दिखाई है, लेकिन हमने पत्तियों को हटाकर देखा तो अंदर हमें मिले मेल सेक्स ऑर्गन, नर जननांग एवं मादा जननांग, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब आप जानते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन में पुंबड़ू निकलेगा एंथीरोजॉइड, और वो जल की सहायता से यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर क्या बनाएगा? जाइगोट, युग्मनज। जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से क्या बनेगा? भ्रूण से बनेगा बीजाणुद्भिद, और तब बीजाणुद्भिद बाहर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार जो आपके मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो ये दिया है। तो हमने ये बताया कि वो जो डायग्राम दिया वो बना कैसे है, डेवलप कैसे हुआ है। तो इसीलिए वहां पर ये जो नीचे अंदर एम्बेडेड है ये क्या है? फुट, क्योंकि वो पत्तियों के बीच में छिपा है इसलिए उसको लेबल नहीं किया उन्होंने डायग्राम में। ये क्या है? सीटा। और ये क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पत्ती नुमा संरचना रूट के समान, तने के समान, पत्ती के समान है, इसे आप क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। और ये जो सीटा कैप्सूल, इसको क्या कहेंगे आप? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है? डिपेंड है। बस याद रखना है कि इसके कैप्सूल में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन जल एवं खनिज लवण के लिए निर्भर रहते हैं। सिर्फ मोस के अंदर भी बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर
आंशिक रूप से निर्भर करते हैं, से सेमी पैरासाइट आप कह सकते हैं। अब ये कैप्सूल जो होता है इसके अंदर बनेंगे क्या, बीजाणु, स्पोर्स। इन स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए कैप्सूल के ऊपर दांत के समान, दंत के समान संरचनाएं होती हैं। इन दंत के समान संरचनाओं को आप पेरिस्टोमियल टीथ या परिमुखी दंत कहते हैं। इन परिमुखी दंत की हेल्प से बीजाणु परकीर्णन, बीजाणु ध्यान रखें, बीजाणु परकीर्णन में योगदान होता है। बीजाणु परकीर्णन में इनका योगदान होता है। ये आपको डायग्राम कंप्लीट डेवलप होते दिखाया है, इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब बताइए, कैप्सूल के अंदर बीजाणु तैयार हो गए, राइट, और परिमुखी दंत की हेल्प से परिमुख दंत की बीजाणु परकीर्णन हुआ। ये लो भाई, बीजाणु यहाँ आ गए, बीजाणु यहाँ गिर गए। तो मुझे आप बता सकते हैं कि बीजाणु यहाँ पर गिरने के बाद में, क्योंकि ये मोस के बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, क्या बनाएंगे, ये पहले बनाएंगे ये संरचना। याद करिए इस संरचना को क्या कहते हैं, ये आप बता दें तो। ऐसे निकलेगा थ्रेड, फिर थ्रेड से थ्रेड, प्रोटोनीमा कहते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर ये बनेंगे क्या, पार्श्व कलिकाएं। और जितनी कलिकाएं उतने बनेंगे युग्मकोद्भेद। इसलिए कहते हैं कि मोस असंख्य में बनते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। कि जरा सोचिए कितनी कलिकाएं बनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट होता है। एक बात देखिए, ये पूरा जो प्रोटोनीमा है ये भी क्या है, हैप्लॉइड। तो मैं कह सकता हूं ये भी एक तरीके से क्या है, युग्मकोद्भिद है। ये युग्मकोद्भिद कैसा था, खड़ा ऐसे पत्तीनुमा। और ये दूसरे वाला क्या है, पड़ा। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रायोफाइटा मॉस के अंदर दो तरह के युग्मकोद्भिद होते हैं, एक तो लीफी और दूसरा सर्पिलाकार, क्रीपिंग, रेंगता हुआ। तो रेंगते हुए जिसकी बात कर रहा है वो और कोई नहीं, प्रोटोनीमा के बारे में बात कर रहा है। तो ये प्रोटोनीमा, याद रखें, यहां से ये निकलेंगे कलिकाएं और इसका निर्माण कर देंगे इस गैमेटोफाइट का। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं मॉस के अंदर। पहला है फ्यूनेरिया, जिसको हमने पढ़ा है, इसको रोप मॉस कहते हैं, रस्सी के समान दिखता है ये। पॉलीट्राइकम, हेयर कैप मॉस कहते हैं इसको, हेयर कैप मॉस। इसके बाद में बक्स बोमिया, ये एक मृतोपजीवी मॉस है, इसमें पिगमेंट नहीं होता, तो ये डेड के ऊपर ही खाता पीता है। सैप्रोफिटिक मॉस। स्फेग्नम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है स्फेग्नम। सुनिए, स्फेग्नम का डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया है फ्यूनेरिया के साथ, याद रखेंगे। स्फेग्नम को पीट मॉस कहते हैं। देखिए, स्फेग्नम जो है वो ग्रो करता है कहां पर, दलदले एरिया में। दलदली एरिया में करता है, जो दलदल होता है दलदल में, दलदल को कवर कर देता है, इतने अच्छे से ग्रो करता है। बता दूं मैं आपको, दलदल में ग्रो कर रहा है। बोग मॉस भी कहते हैं, इसलिए बोग मतलब दलदल, तो इसलिए बोग मॉस भी कहते हैं इसको, बीओजी, बोग मॉस भी कहते हैं। दलदल में ग्रो करते हैं, दलदल को पूरा ढक देते हैं। और ऐसे दलदल में ग्रो करते हैं जो अम्लीय होते हैं, इसलिए वहां पर ये ग्रो करते रहते हैं, इनकी डेथ होती रहती है। ये अम्लीय होने की वजह से दलदल का वहां पर इनको खाने वाले अब घटक नहीं होते, तो लगातार वहां इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और जो लोग जानते हैं इनको वहां से निकाल कर इनको जलाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये जीवाश्मिक ईंधन की तरह यूज होते हैं, कोयले की तरह भी यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको पीट मोस कहा जाता है। पीट मतलब कोल, जीवाश्मिक ईंधन, तो जीवाश्मिक ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। स्फेग्नम के बारे में कहते हैं कि जब तक कॉटन की जानकारी नहीं आई थी, जो रुई होते हैं कॉटन की, जब हम तक हमारी कपास हमारी जानकारी में नहीं था, उससे पहले घाव के ऊपर जो घाव हो जाते थे उनके ऊपर स्फेग्नम का ही प्रयोग करते थे। क्यों? कि स्फेग्नम के बारे में ये कहते हैं कि इसके अंदर जल को धारण या एब्जॉर्ब या अवशोषित करने की जो क्षमता है वो कॉटन के कंपैरिजन में, रुई के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा है, 20 टाइम्स ज्यादा है। तो जब रुई या कपास की जानकारी नहीं थी तो घाव के ऊपर इसको लगाकर ही घाव को सुखाया जाता था, इसलिए इसका एक मेडिसिन, औषधीय पर्पस भी था। तो इसलिए इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में कहते हैं। और आज तो इसका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक यूज है, आर्थिक। क्या
देखिए, अलग दूसरी कंट्री से पादप को प्लांट्स को दूसरी जगह भेजना है। अब शिप पर, जहाज पर रहेगा पादप। पादप यदि जहाज पर रहेगा तो या तो उसको लगातार पानी दो 1-2 महीने तक जब जहाज चल रहा है, या फिर क्या करें, पानी नहीं दे सकते तो इसकी पैकिंग करो। इन स्फेग्नम की सहायता से क्या किया जाता है, प्लांट है और इसको सपोज करो अमेरिका से जापान भेजना है। स्फेग्नम को लेंगे, पानी में डिप करेंगे, स्फेग्नम पानी को अपने अंदर ले लेगा बहुत ज्यादा, और फिर उस प्लांट को जिसको भेजना है, जिसको शिप करना है, उसको चारों ओर से स्फेग्नम की सहायता से पैक कर देंगे। अब स्फेग्नम उसको अगले 2 महीने तक पानी उपलब्ध कराता रहेगा। इसलिए आर्थिक महत्व देखिए कितना बड़ा है कि जो पादप का जहाज के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट किया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर भेजे जाते हैं, वहां पर स्फेग्नम की ही पैकिंग की जाती है। इसे ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज करते हैं। और जो सामान होते हैं, जो डेलिकेट, जो फ्रेजाइल सामान होते हैं, टूट सकते हैं, उनकी पैकिंग की जाती है इसकी सहायता से। तो इकोनॉमिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, और पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल महत्व भी है। इकोलॉजिकल महत्व देखिए एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह यूज होता है, बता दिया आपको, ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा है वो जंतुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ मॉस को जंतु स्तनधारी जो है बर्ड्स, पक्षी एज ए खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में यूज करते हैं। मॉस लाइकेन के साथ मिलकर पत्थरों के ऊपर ग्रो करके मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। आप इकोलॉजी के अंदर अनुकर्मण में पढ़ते हैं कि लाइकेन एवं मॉस दोनों मिलकर मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि मॉस लाइकेन के साथ मिलकर अनुकर्मण में या कहें मृदा निर्माण में बड़ी सहायता करते हैं। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, पारिस्थितिकी महत्व है। अब जरा सोचिए, जो मॉस है ये सरफेस पर मृदा के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, मृदा के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो परत चढ़ने से क्या होगा, जब भारी बारिश पड़ेगी तो बारिश डायरेक्ट मृदा को हिट नहीं कर पाएगी, तो मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। मृदा अपरदन को भी रोकने का कार्य ये करते हैं। तो कितना यूज है देख सकते हैं ब्रायोफाइटा का। यहां पर ब्रायोफाइट्स अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में अब नेक्स्ट जो पादप जो है समूह है वह है टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा से थोड़ा एडवांस है। ब्रायोफाइटा से कहते हैं कि ब्रायोफाइटा से एडवांस जो ग्रुप है वो टेरिडोफाइटा है। टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो है। टेरिडोफाइटा के अंदर पहले हम सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे, सामान्य जो गुण है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे टेरिडोफाइटा को पादप जगत के रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रायोफाइटा को हमने पादप जगत के क्या कहा था? उभयचर कहा था। जिस प्रकार उभयचर से रेप्टाइल्स थोड़ा एडवांस माने जाते हैं, उसी प्रकार ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट्स एडवांस माने जाते हैं। तो संवहनीय क्रिप्टोगैम्स हैं। वैस्कुलर की बात करें, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें, तो पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल संवहनीय उत्तक आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। इनसे पहले ब्रायोफाइटा में संवहनीय उत्तकों का अभाव था, जानते हैं आप। तो यहां पर मिलते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। इस जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव है, ध्यान रखना है आपको। तो क्रिप्टोगैम्स है, संवहनीय क्रिप्टोगैम्स हैं। इनमें जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें मिलती हैं इनके अंदर, रूट्स हैं। शुरुआत में प्राथमिक जड़ें होती हैं, बाद में प्राथमिक जड़ों के स्थान पर अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट आ जाती हैं। इन टेरिडोफाइटा का बड़े प्रयोग है, औषधीय उपयोग है। इन टेरिडोफाइटा की सहायता से होम्योपैथिक टॉनिक बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं। ये मृदा के आबंधक का काम, मृदा को बांधने का कार्य करते हैं, बाइंडर्स की तरह ये वर्क करते हैं, सॉइल बाइंडर। ये शोभाकारी पादपों के रूप में उपयोग होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये पूर्णतः सफल स्थलीय पादप नहीं है। देखिए ब्रायोफाइटा से एडवांस है नो डाउट, लेकिन तब भी ये पूर्णतः सफल पादप, स्थलीय सफल पादप नहीं माने जाते। क्यों?
क्योंकि इनका भी नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच बनाने के लिए माध्यम के तौर पर जल का इस्तेमाल करता है, जल में तैरकर जाता है, ज़ोइडोगैमी करता है। यही वजह है कि स्थल पर तो आ गए, लेकिन इनको जल, इनका जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जल अति आवश्यक है। तो जल की आवश्यकता होती है, ज़ोइडोगैमी करते हैं, इसे स्थल पर तो हैं, लेकिन सफल स्थल या पादप आप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये भी जल के आसपास मिलते होंगे। बिल्कुल, ये नमदार स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर ये आपको मिलेंगे। यदि मैं सबसे ज्यादा सफल पादप की अब बात करूं स्थल पर, तो वो आते हैं जिम्नोस्पर्म, जो इसके बाद में हम बात करेंगे। नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। याद रखें, पादप शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है, जड़ तना पत्ती के समान विभेदित होता है। तना उद्र इरेक्ट मिल सकता है, तना जो है ना आपको उद्र मिलेगा इरेक्ट, या विसर्पी प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग। जब तना भूमि के अंदर हो, विसर्पी हो, तो उसे प्रकंद राइजोम भी कहते हैं, राइजोम के नाम से जाना जाता है। देखिए, पत्तियों के आधार पर इन टेरिडोफाइटा को दो भागों में विभाजित किया है। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां बड़े आकार की होती हैं और तना बहुत ही सूक्ष्म होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तना बड़े आकार का और पत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती है। पत्तियां बड़े आकार की तो कहेंगे गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स, उनका उदाहरण है फर्न आते हैं। फर्न क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे कि फर्न एक क्लास होती है। पत्तियां छोटी हैं तो उसे लघुपर्णी माइक्रोफिलस कहा जाता है, सिलेजिनेला के अंदर ये मिलता है। अच्छा, आप बताइए, यदि मुझे सपोज करिए शोभाकारी पादप चाहिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जरूरत है टेरिडोफाइटा में, तो मुझे लघुपर्णी या गुरुपर्णी में से क्या चुनना पड़ेगा? ऑब्वियसली गुरुपर्णी, ज्यादा लीफी मुझे लेना है तो गुरुपर्णी। इसलिए फर्न का प्रयोग सबसे ज्यादा शोभाकारी पादप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम जीवन चक्र के बारे में। टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखिए, टेरिडोफाइटा का जो जीवन चक्र है एनसीईआरटी मॉड्यूल के अंदर दिया है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये मॉड्यूल में दिया है। मॉड्यूल में उस जीवन चक्र को हमने डायग्राम की फॉर्म में यहाँ दिखाया है। इस जीवन चक्र को समझने के बाद में आपको टेरिडोफाइटा में ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस फिर आपको उदाहरण या एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र को समझते हैं। देखिए, टेरिडोफाइटा का जो मुख्य शरीर है, मेन बॉडी है, वो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफिटिक होता है, जो कि जड़ तना पत्ती के अंदर विभेदित होता है। जड़ तना पत्ती, यहां पर स्पोरोफाइट में, जो टेरिडोफाइटा है, स्पोरोफाइट्स में कुछ ऐसे भी बॉडी होती हैं जिनमें ढेर सारी लीव्स होती हैं और लीव्स के ऊपर स्पोर का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लीव्स हैं और ऊपर जाकर जो है शंकु के आकार संरचना होती है, केवल उन्हीं के अंदर स्पोर का निर्माण होता है। वो आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज करिए फर्न ले लिया हमने, तो इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, और पत्ती के ऊपर आपको ऐसे डॉटेड बिंदु के समान संरचना दिख रही है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसका जब अध्ययन किया तो एक पत्ती को निकाला और पत्ती को देखा बड़ा करके, तो पत्ती के ऊपर ये संरचना है। इस संरचना को बड़ा करके देखा तो इस संरचना के अंदर ढेर सारी स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है, स्पोरेंजिया। तो इसका मतलब जो डॉटेड है पत्ती के ऊपर, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है इस पर। स्पोरेंजिया के अंदर, बीजाणुधानी के अंदर स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका है। इन बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, बनते हैं बीजाणु। इसका मतलब ये हुआ कि बीजाणु है, बीजाणु धानी के अंदर, और ये बीजाणु धानी स्पोरेंजिया प्रेजेंट है सोरस के अंदर। ये जो है इसको सोरस बोलते हैं, सोरई कहते हैं, और ये सोरस उपस्थित है पत्ती पर। तो ये पत्ती जो है वो क्या है? वो स्पोर, बीजाणु उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इस पत्ती को बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल्स कहा जाता है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, प्लांट, ये बीजाणु उत्पन्न कर रहा है, स्पोर उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए इसको बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो आप बिल्कुल सिंपल समझें, ये जो पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर नहीं होती ये सोरस, ये नीचे होती है, एबैक्सियल सरफेस पर होती है, अपक्ष स्थान पर होती है।
तो इस पत्ती पर ये सोरस है। इस सोरस के अंदर ढेर सारी स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका है। बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में ढेर सारे असंख्य बीजाणु बने, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स याद रखें, यहां पर लिखे, इन स्पोर्स को शेड कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ये गिर रहे हैं, कहां पर जाएंगे? स्पोर्स मृदा में। स्पोर्स मृदा में गए तो स्पोर्स शुरू कर देते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने से स्पोर में ये एक बहुकोशिकीय मांस बन जाता है। ये धीरे धीरे ग्रो करते हुए मांस हृदय आकार का बन जाता है। हृदय के आकार का, हृदय के आकार का ये जो मांस बना है ये क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो पता लगा कि ये अपना भोजन सामान्यतः खुद बनाते हैं, या कभी कभार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहां मृतोपजीवी हो जाते हैं। तो ये हृदय के आकार की संरचना, जिसमें नीचे राइजोइड्स होते हैं जो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, जिनमें संवहन या उत्तक नहीं होते, ये हृदय के आकार की संरचना है क्या? तो पता करने पर लगा कि ऊपर की ओर इसमें स्त्रीधानी और नीचे पूधानी है। स्त्रीधानी और पूधानी मादा जननांग एवं नर जननांग है। इसका मतलब ये हृदय के आकार की संरचना, जो कि अपना भोजन खुद बनाती है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, ये युग्मकोद्भिद है, गैमिटोफाइट है। तो ये जो हृदय के आकार की संरचना है, जो कि एक लिंगिश्राय मोनोशियस है, जिसमें दोनों जननांग प्रेजेंट है, जो स्वतंत्र है, इसको गैमिटोफाइट कहते हैं, टेरिडोफाइटा का, जो प्रोथैलस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें स्त्रीधानी, ये रही स्त्रीधानी, पूधानी ये रही, पूधानी से निकला पुमणु एंथीरोजोइड। एंथीरोजोइड याद रखिए स्पाइरल शेप होता है और बहुकशाभिक होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन एक मेंबर है स्लेजिनेला जिसके अंदर ये स्पिंडल शेप और द्विकशाभिक होता है। ये जल की सहायता से जोइडोगैमी करेगा और एग तक पहुंचेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूजन होगा, संयुग्मन होगा, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से एक पूरे पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीवन चक्र पूरा होता है टेरिडोफाइटा के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं इधर वाली जो है युग्मनज है, भ्रूण है, मेन पादप है, सोरस है, सोरई है, स्पोरेंजिया है, स्पोर मदर सेल है, ये सब द्विगुणित है, डिप्लॉइड स्टेज है, स्पोरोफिटिक के हिस्से हैं। इधर स्पोर है, उसके बाद में प्रोथैलस है, गैमिटोफाइट है, पूधानी है, स्त्रीधानी है, ये सब गैमिटोफाइट या अगुणित हैप्लॉइड स्टेज में आते हैं। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि स्पोरोफाइट जो है, जो बना, ये संवहनीय है, जबकि गैमिटोफाइट असंवहनीय है, नॉन वेस्कुलर है। गैमिटोफाइट याद रखे, पादप जगत में गैमिटोफाइट असंवहनीय, नॉन वेस्कुलर ही होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, अंड युग्मकी है, ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो सब पता है आपको, लेकिन खास इंफॉर्मेशन ये है स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद अपना भोजन खुद बनाता है कि उसके पास प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। गैमिटोफाइट जिसे प्रोथैलस कहते हैं, ये भी अपना भोजन खुद बनाता है, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है, और ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर निर्भर नहीं है। तो चाहे वो बीजाणुद्भिद हो, चाहे वो युग्मकोद्भिद हो, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि टेरिडोफाइटा में स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण देखने के लिए मिलता है। पीढ़ी एकांतरण, बीजाणुद्भिद द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी, स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, इसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। राइट। अब यहाँ पर ये पीढ़ी भी स्वतंत्र भोजन बनाती है खुद, ये पीढ़ी भी स्वतंत्र भोजन बनाती है, इसलिए इसको पीढ़ी एकांतरण, वो भी कौन सा, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। याद करें ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर निर्भर था, पीढ़ी एकांतरण तो था, स्वतंत्र नहीं था।
इसके बाद में हम जिम्नो और एंजियो का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। पीढ़ी एकांतरण है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। मात्र टेरिडोफाइटा में दोनों स्टेज स्वतंत्र होती है, तो यहीं पर मिलता है स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, याद रखें। वैसे तो इनके पूरे लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लोंटिक कहते हैं, जनरली यूज किया है एनसीईआरटी ने टर्म, लेकिन यदि हैप्लोडिप्लोंटिक नहीं है तो याद रखें इस पूरे साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज की डोमिनेंसी है, दबदबा है। हैप्लॉइड है लेकिन इतना डोमिनेंसी नहीं है, तो इसे डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगा टेरिडोफाइटा के अंदर। तो ये था टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र जो आपने समझा। इसे पढ़ने के बाद में, इस जीवन चक्र को तैयार करने के बाद में, आप मॉड्यूल के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो इसके बारे में लिखा है वो आप पढ़ें, आपको एक एक बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणुकता के बारे में। टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र के बाद में एक छोटा सा टॉपिक दिया है, उसके बारे में एनसीईआरटी ने भी जो है समझाया है। साथ में हेट्रोस्पोरी का नाम है, हेट्रोस्पोरी मॉड्यूल के अंदर भी है। विषम बीजाणुकता कहते हैं इसको, हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुकता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहूँगा ट्रिकी भी है, आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है जिसमें मिस्टेक होने के, गलती होने के जो चांस है, संभावना है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। क्या है विषम बीजाणुकता, किसे कहते हैं? हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी। देखिए टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में आपने समझा कि मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में स्पोर का प्रोडक्शन होता है। स्पोर का प्रोडक्शन स्पोरोफिल्स लीव्स हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। उस पर सोरस होती हैं, सोरस में स्पोरेंजियम होती हैं बीजाणुधानी, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं बीजाणु स्पोर्स। ये स्पोर्स जो यहाँ बने हैं पत्ती के ऊपर, इनको नीचे गिरा दिया जाता है मृदा में, मिट्टी में, जहां पर ये जर्मिनेट, अंकुरित होकर प्रोथैलस का निर्माण, युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ये जीवन चक्र आपको समझाया है। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि स्पोरेंजियम में, बीजाणुधानी में स्पोर्स कितने तरह के थे? आप कहेंगे कितने तरह के? क्या एक तरह के थे? तो एक्चुअली आपने जो जीवन चक्र पढ़ा ऐसे टेरिडोफाइटा का पढ़ा जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसलिए आपने ये जो जीवन चक्र पढ़ा वो सब सम बीजाणुक का है, होमोस्पोरस का है। तो क्या टेरिडोफाइटा में ऐसे भी टेरिडोफाइट्स आते हैं जिनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं? उसी के लिए हम विषम बीजाणुकता का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे भी मिले जिनमें एक तरह के बीजाणु का निर्माण ना होकर दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है, एक छोटे साइज के बीजाणु का, एक बड़े साइज के बीजाणु का। उसे कहते हैं विषम बीजाणुकता। वो आपको ध्यान रखना है। तो विषम बीजाणुकता में होता क्या है, कैसे जीवन चक्र है, वो आपको समझना है। यदि प्रश्न एग्जाम में आपके विषम बीजाणुकता से रिलेटेड आ जाए तो इस जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन चक्र सम बीजाणुकता का है, विषम बीजाणुकता का नहीं है। तो समझिए विषम बीजाणुकता का जीवन चक्र कैसे रहेगा, वो बनाया नहीं है, क्योंकि वो बनाने के लिए नहीं है, वो बस समझने के लिए है। समझे आप? यहां पर विषम बीजाणुकता का हमने ले लिया कोई एग्जाम्पल प्लांट है, तो उसमें क्या होगा? स्पोरोफिल्स, दो तरह की स्पोरोफिल्स होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, लघु पर्ण एंड सूक्ष्म पर्ण जो होंगी। लघु पर्ण तो सूक्ष्म पर्ण, गुरु पर्ण। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। अर्धसूत्री विभाजन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम में ढेर सारे मेगास्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स यहां से नीचे मृदा में छोड़ दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना है।
विषम बीजाणुकता हेट्रोस्पोरस में जो स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, वो बीजाणुद्भेद स्पोरोफाइट बॉडी से बाहर निकलकर नहीं आते हैं। याद रखना है, उनका जर्मिनेशन अंकुरण अंतः होता है। यहां पर स्पोर का जर्मिनेशन बाह्य हुआ। सम बीजाणुकता में बीजाणु का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है, जिसकी वजह से एक स्वतंत्र युग्मकोद्भेद गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। जबकि बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि विषम बीजाणुक में स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरोफाइट के ऊपर होता है, इसीलिए स्वतंत्र गैमेटोफाइट का निर्माण विषम बीजाणुक में नहीं होता है। एक एक बात लिखी भी है, लेकिन आप समझे, प्रोथैलस गलती से भी विषम बीजाणुक में आप ना बता दें। प्रोथैलस का निर्माण केवल सम बीजाणुक होमोस्पोरस में होता है। विषम बीजाणुक में प्रोथैलस का या स्वतंत्र गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रहे आप। अब आगे फर्दर क्या होगा, चलिए, इसके ऊपर ही माइक्रोस्पोर है, इसके ऊपर ही मेगास्पोर है। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि विषम बीजाणुकता में जो युग्मकोद्भिद है गैमेटोफाइट, वो डायोशियस होता है, ना कि इसकी तरह मोनोशियस। एक लिंगेश्राय कहते हैं विषम बीजाणुकता में, एक लिंगेश्राय। मोनोशियस होगा किसके अंदर, सम बीजाणुक में। डायोशियस होगा किसमें, विषम बीजाणुक में। अलग अलग जो बनते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट से पुमनु निकलेगा, एंथीरोजॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट पर, इसी पर जो बैठा है वहीं पर जाके क्या करेगा, निषेचन, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट किसके ऊपर बना, स्पोरोफाइट के ऊपर। एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो किसके ऊपर बना, स्पोरोफाइट के ऊपर। जस्ट भ्रूण के ऊपर बस कवच चढ़कर बीज का निर्माण होना ही था, तभी उसको नीचे गिरा दिया। बीज का निर्माण बस होना ही था। तो इसीलिए तो कहते हैं बीज बनने के लिए एक तो पादप का विषम बीजाणुक होना जरूरी है, और दूसरा मादा युग्मकोद्भिद का स्पोरोफाइट के ऊपर, बीजाणुद्भिद के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। अंतः जो अंकुरण है वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि विषम बीजाणुक, यह घटना, विषम बीजाणुक घटना बीज प्रकृति, सीड हैबिट के उद्विकास की अति महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। नो डाउट, मैं मानता हूं ये बात, ये आपको ध्यान रखनी है कि बीज का निर्माण टेरिडोफाइटा में, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा में नहीं होता, लेकिन बीज जैसा शुरू हो जाता है। प्रॉपर बीज निर्माण तो जिम्नोस्पर्म में शुरू हुआ है, लेकिन विषम बीजाणुक पादप टेरिडोफाइटा वाले बताते हैं कि बीज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है यहां से। तो इस प्रकार याद रखें कि हाँ, यहां पर इसमें एक और ध्यान रखना है, यदि मैं कहूं कि विषम बीजाणुक का जीवन चक्र है, तो क्या उसके अंदर स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण देखने के लिए मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण केवल सम बीजाणुक में मिलता है। विषम बीजाणुक में गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए वहां पर स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण नहीं मिलेगा। अब हम विषम बीजाणुक में एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, विषम बीजाणुकता हेट्रोस्पोरी, दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। ये एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मार्शीलिया, एजोला, सैल्विनिया, सिलेजिनेला। मैंने इसलिए इसको मास लिख दिया शॉर्ट में, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मास, मार्शीलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलेजिनेला, आप समझे। आप यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें इन चारों में से कोई नाम ले लिया है, तब तो आपको समझ जाना है कि भाई ये तो हेट्रोस्पोरस है, विषम बीजाणुक है। आपको आंसर इसको ध्यान में रखते हुए नहीं करना है, याद रखना है। दूसरा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में विषम बीजाणुकता ही दे दे, तब तो आपको समझ जाएगा कि विषम बीजाणुकता है, प्रोथैलस का निर्माण नहीं होगा, उद्विकास के लिए बीजाणु, बीज उद्विकास के लिए, बीज प्रकृति के उद्विकास के लिए ये बहुत खास है, प्रोथैलस का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखना है। और गैमेटोफाइट स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। युग्मकोद्भिद एक लिंगाश्रय, डायोशियस होगा, याद रखना है।
यह घटना बीज प्रकृति के उद्विकास के लिए अति महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और प्रोथैलस का निर्माण नहीं होगा। कभी मैचिंग में आ जाए ना प्रोथैलस साल्विनिया, तो आप देखिए साल्विनिया तो मास के अंदर आता है, विषम बीजाणु के, प्रोथैलस हो ही नहीं सकता। प्रोथैलस का निर्माण केवल सम बीजाणु के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ट्रिकी है। आपको मैंने सम बीजाणु का समझाया, ये आपके दिमाग में पैक होगी, बात सेट होगी, लेकिन क्वेश्चन यदि विषम बीजाणु से रिलेटेड आ जाए या कोई विषम बीजाणु के एग्जाम्पल से रिलेटेड आ जाए, तब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है कि ये विषम बीजाणु पर अप्लाई नहीं करता। तो आपको याद रखना है, विषम बीजाणु के एग्जाम्पल याद रखने हैं और क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वो सम बीजाणु के बारे में पूछ रहा है या विषम बीजाणु के बारे में बात कर रहा है। हेट्रोस्पोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, हेट्रोस्पोरी, विषम बीजाणुकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र के बाद में बात करते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में वर्गीकृत किया है। पहली है सिलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, तीसरी है स्फेनोप्सिडा और फोर्थ है टेरोप्सिडा। तो 4 क्लासेस हैं। चारों क्लासेस के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यदि डायग्राम दिया है कोई एनसीईआरटी के अंदर, उस डायग्राम को भी हम ध्यान रखेंगे। कोई फिगर दिया है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्रिमिटिव, सबसे आदिम कहें, सबसे प्रिमिटिव कहें क्लास सिलोप्सिडा। यह सबसे आदिम संवहनीय पादप है। देखिए सबसे पहले जो संवहनीय उत्तक है जाइलम एवं फ्लोएम, वो आया है टेरिडोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा में भी सबसे पहले किस में मिला होगा? सबसे पहली क्लास में। और ये क्लास बहुत ही ज्यादा नजदीक मानी जाती है मोसिस के, कि मोसिस ब्रायोफाइटा की सबसे एडवांस है और टेरिडोफाइटा की सबसे प्रिमिटिव ये है आदिम। तो ये बहुत नजदीक, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर भी ऐसे हैं जो मोसिस से मेल खाते हैं, जैसे पादप शरीर, तना अथवा राइजोम, सल्कीय पत्ती अथवा मूलाभास, मीन्स अभी जड़ के नाम पर अभी भी राइजोइड्स है। वो बात लगी, जाइलम और फ्लोएम आ गया है। जाइलम एंड फ्लोएम में राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले संवहनीय पादप माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राइनिया है जो हमें जीवाश्म के तौर पर मिला था, दबा हुआ राइनिया, लेकिन इसका एक सदस्य ऐसा है जो आज भी जीवित अवस्था में मिलता है, इसलिए उसको जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, वह है सिलोटम। सिलोटम को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म ऐसे पादपों को या ऐसे जंतुओं को कहा जाता है, ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनके सदस्य, अन्य सदस्य तो सभी आज मृत जीवाश्म की अवस्था में मिलते हो, लेकिन वो अकेले ऐसे हो जो लिविंग जीवित अवस्था में मिलते हो और उतने ही लाखों करोड़ों साल पुराने गुणों के साथ आज भी उसी जीवित अवस्था में मिलते हो, उनको जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। तो राइनिया एंड सिलोटम दोनों एग्जाम्पल याद रखने। राइनिया तो मृत है, मृत अवस्था में मिला था राइनिया, लेकिन सिलोटम जीवित अवस्था में मिलता है, इसलिए इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, इनको क्लब मोस भी कहते हैं, क्लब मोस। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आप कहेंगे ये तो टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, मोस थोड़े पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एक तरीके से मिस नोमर है, मीन्स नाम गलत दिया है एक तरीके से, लेकिन याद रखना है क्लब मोस कहते हैं लाइकोप्सिडा को। इनका प्रयोग औषधीय यूज भी है, बहुत ज्यादा टॉनिक बनाए जाते हैं, होम्योपैथिक टॉनिक। शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, याद रखें। इनकी शाखाओं अथवा तने के शीर्ष पर शंकु बनते हैं, इन शंकु के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, इसलिए इनको स्ट्रोबिलस या शंकु भी कहते हैं। शंकु बीजाणु पर्णों के समूहन से बनते हैं, याद रखें। शंकु बीजाणु पर्णों स्पोरोफिल्स के समूहन से बनते हैं। स्पोरोफिल्स है, इधर उधर रहेंगे तो डैमेज होने के चांस रहेंगे, टूटने के, नुकसान होने के, तो उन स्पोरोफिल्स ने इकट्ठा होकर शंकु का निर्माण किया, स्ट्रोबिलस का निर्माण किया, और ये शंकु या इनको स्ट्रोबिलस कहते हैं। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, याद रखना है। सिलेजिनेला, आप इसको पहले से भी जानते हैं, ये विषम बीजाणुकता का एक उदाहरण है सिलेजिनेला। ये नीचे डायग्राम दिया है जिसमें ये राइजोफोरा कहते हैं इसको, राइजोफोर। रूट्स, जड़, तना और पत्तियां हैं। देखिए पत्तियां माइक्रोफिल्स होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, और इनके यहाँ एपेक्स पर यहाँ पर होते हैं स्ट्रोबिलस और कोन।
यहाँ पर कोन बने होते हैं, कोन होते हैं। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से ही बनाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में बने हुए डायग्राम को आप देख लें अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है कि सिलेजिनेला का डायग्राम है। ये जड़ें निकल रही हैं, बीच बीच में जड़ें निकली रहती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्लास स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा सामान्यतः हॉर्स टेल के नाम से जाने जाते हैं कि इसमें मिलने वाले सदस्यों का जो बॉडी होता है वो घोड़े की पूंछ जैसा होता है, इसलिए इनको हॉर्स टेल्स कहा जाता है। याद रखें, हॉर्स टेल किसे कहा जाता है? स्फेनोप्सिडा को कहा जाता है। इसके सदस्य का, इसके मेंबर का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, मेंबर्स का नेम। शरीर जड़, तना, प्रकंद व शल की पर्णों का बना होता है। तने में सुस्पष्ट पर्व तथा पर्व संध्या, नोड्स एवं इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं। आपको इनके शरीर में नोड्स और इंटर नोड्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, इक्विसिटम है। सो इक्विसिटम हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है। इसका बॉडी ये है। वायवीय तने, ये वायवीय तना है, ये राइजोम जो है ना मृदा के अंदर होता है। वायवीय तने के शीर्ष पर शंकु, स्ट्रोबिलस, कोन, शंकु या स्ट्रोबिलस बनते हैं। ये स्ट्रोबिलस ढेर सारी जो स्पोरोफिल्स होती हैं, बीजाणु पर्ण होते हैं, उनके इकट्ठे होने से बनते हैं। याद रखें, यहाँ बीजाणु नहीं बनेंगे, यहाँ स्पोर्स नहीं बनेंगे, स्पोर्स केवल यहाँ बनेंगे, जिसे स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, जो वायवीय तने के शीर्ष पर प्रेजेंट होता है। ये नोड्स हैं, ये इंटरनोड्स हैं, ये पत्तियां होती हैं, सल्की होती हैं पत्तियां। इन पत्तियों के अंदर आपको सिलिका मिलेगा। अब जरा सोचिए, पत्ती में सिलिका है और ये इक्विसिटम जंगल में ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते करते आपस में रगड़ खा गए। सो सिलिका सिलिका से रगड़ खाएगा तो आग लगने की संभावना रहती है। इसलिए कहते हैं कि इक्विसिटम जंगल में आग लगा देते हैं। इक्विसिटम का ये एक ड्रॉबैक है, ये एक नुकसान भी है। तो याद रखना है, इक्विसिटम है, हॉर्स टेल है, इसका डायग्राम। देखिए, स्फेनोप्सिडा में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनवा देंगी। वो पहला तो ये, आपको डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि आ जाए तो आप बता दें कि इक्विसिटम का है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि इनको हॉर्स टेल्स के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट्स है। लास्ट क्लास की बात करें जो कि सबसे एडवांस क्लास मानी जाती है, वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को सामान्य भाषा में फर्न कहते हैं। सुनते ना, फर्न फर्न। तो फर्न टेरिडोफाइटा की सबसे एडवांस क्लास है फर्न। उसके सदस्यों को फर्न कहते हैं। फर्न को लोग ऑर्नामेंटल, शोभाकारी पादप के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि फर्न के ऊपर पत्तियां बहुत बड़े बड़े साइज की आती है, तो इसलिए शोभाकारी पादपों में उपयोग किया जाता है। ऑर्नामेंटल्स में इसका यूज किया जाता है। इनका शरीर जड़, तना, राइजोम व बड़ी पत्तियों में विभेदित होता है। बड़ी पत्तियों में विभेदित है, मेगाफिल्स में विभेदित है, तभी तो इसका प्रयोग करते हैं। पत्तियां तरुण अवस्था में जब यंग होती हैं तो किसलिए कुंडलित होती है, मतलब सर्सिनेट फॉर्म में कोइल्ड रहती है, ऐसे कुंडलित रहती है। जैसे जैसे पत्तियां बड़ी होती जाती हैं तो ये ऐसे 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 खुलती है। इसको किसलिए कुंडलित कहते हैं। जब ये किसलिए कुंडलित रहती है तो इनके ऊपर इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संरचना रहती है जिसे रेमेंटा कहा जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसके नीचे एक फर्न का डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। ये ड्रायोप्टेरिस का है वैसे तो, लेकिन नाम दे दिया फर्न, जिसमें सर्सिनेट वर्नेशन दिया है कि ऐसे कोइल्ड रहते हैं यंग स्टेजेस में स्टेम और पत्तियां। राइजोम है, ये जो तना होता है इसको राइजोम कहते हैं। दूसरा जो है वो साल्विनिया का डायग्राम है, आपको पहचान में आना चाहिए, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। साल्विनिया में 2 तरह की पत्ती दिख रही है। एक तो फ्लोटिंग जो होती है बाहर की ओर, क्योंकि ये जलीय है, टेरिडोफाइट से जलीय फर्न है, तो इसमें जो पत्तियां बाहर की ओर होती है तो वो तो बड़े साइज की होती है। और ये जो डायग्राम में आपको दिख रही है ना, इसे ध्यान से जब पढ़ेंगे तो जड़ नहीं है ये, कि आप रूट सोच लें, ये जल के अंदर उपस्थित पत्तियां होती है। कि जल के अंदर है तो बड़े साइज की नहीं होगी, छोटे साइज की होती है। इनको जलीय या डूबी हुई पत्तियां कहते हैं। ये साल्विनिया का डायग्राम है, ये आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। फर्न के अब एग्जाम्पल लेते हैं। एजोला,
एक जलीय फर्न है एक्वेटिक, सबसे छोटा फर्न है, स्मॉलेस्ट है फर्न है, और ये जैविक खाद के तौर पर यूज होता है। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा नील हरित शैवाल। एजोला की पत्तियों में नील हरित शैवाल एनाबीना नोस्टॉक प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इसलिए जहां पर भूमि में एजोला ग्रो करता है वहां की उर्वरकता बढ़ जाती है, इसलिए इसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। एडियंटम मेड इन हेयर कहते हैं इसे, क्योंकि इसका बॉडी हेयर नुमा संरचना का बना होता है, हेयर नुमा मेड इन हेयर। लेकिन इसको वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? देखिए ये एडियंटम है, सपोज करिए एडियंटम ग्रो कर रहा है, एडियंटम की पत्ती निकली और पत्ती यदि एडियंटम की मृदा से टच हो जाए तो मृदा में ये पत्तियां दूसरा पादप तैयार कर देंगी। पत्तियों के अंदर कायिक जनन करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है, इसलिए ये यहाँ पर ग्रो किया, इसकी पत्ती यहाँ लगी, एक दूसरा ग्रो कर गया, इसकी पत्ती लगी तीसरा, इसकी पत्ती चौथा, तो यहाँ पर ग्रो किया, लेकिन ऐसे लाइन में ग्रो करता चला जाएगा। तो ऐसा लगेगा आपको जैसे एडियंटम वॉक कर रहा हो, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। वॉकिंग फर्न कहने के पीछे इसकी पत्तियों के अंदर कायिक जनन की जो सबसे अधिक क्षमता है उसकी वजह से इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। ओसोफिला जब टेरिडोफाइटा को देखेंगे तो आप इस टेरिडोफाइट्स को देखकर कहेंगे ये तो बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, इसलिए सबसे बड़ा फर्न होता है। ध्यान रखिए लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स है, और इसको ट्री फर्न भी कहते हैं क्योंकि ये पेड़ के समान ही दिखता है, ट्री के समान। टेरिडियम एग्जाम्पल है, ड्रायोप्टेरिस है, मार्सिलिया जलीय फर्न है, याद रखेंगे, टेरिस, साल्विनिया, ये याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखना अति आवश्यक है, याद रखना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एल्गी में भी बोला, फंजाई में भी बोला। क्यों? देखिए सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको पता लग गया कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर जो कैरेक्टर दिए हैं, जो पूछा है वो फर्न का है। अब वहां पर ऑप्शन में उसने फर्न ना देकर एग्जाम्पल दे रखा है मार्सिलिया। यदि आपको मार्सिलिया याद नहीं कि मार्सिलिया एग्जाम्पल फर्न का है तो अधूरी जानकारी की वजह से आपसे वो क्वेश्चन सही नहीं बन पाएगा। और एग्जामिनर ध्यान रखता है, एग्जामिनर कभी भी कोई भी कैरेक्टर दे देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछेगा और उसमें उसके ऑप्शन में उसके एग्जाम्पल दे देगा। ग्रुप के एल्गी का क्वेश्चन है तो एल्गी के एग्जाम्पल दे देगा, फंजाई का क्वेश्चन है तो फंजाई के एग्जाम्पल दे देगा, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन है तो वो उसके एग्जाम्पल दे देगा। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मार्सिलिया, 3 नाम है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, ये तीनों एक्वेटिक फर्न जलीय फर्न है। जरा सोचिए यदि जलीय फर्न है, जल के कांटेक्ट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो बीजाणु जो है स्पोर्स को बनाने वाली संरचना जल के संपर्क में रहेगी तो जल हो सकता है कि बीजाणु धानी या बीजाणुओं को नुकसान पहुंचाए। इसलिए इन बीजाणुओं को रखने के लिए स्पेशल खास तरह की फल के आकार की, फ्रूट के आकार की संरचना होती है जिसमें बीजाणु तैयार होते हैं। इन्हें स्पोरोकार्प कहा जाता है। याद रखें स्पोरोकार्प जलीय फर्न में मिलती है जिसकी वजह से बीजाणुओं का जल के साथ प्रत्यक्ष रूप से जो संपर्क है वो नहीं हो पाता। याद रखें मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और कहीं भी आपने पढ़े, जी हाँ, विषम बीजाणुकता का ये उदाहरण है। हेट्रोस्पोरस का ये एक एग्जाम्पल है तीनों। इसके बाद में एक बचता है वो सिलेजिनेला है। जीवाश्म ईंधन कोयला का उत्पादन, आज के समय में जो हम जीवाश्मिक ईंधन कोयलों की माइनिंग के अंदर, खान के अंदर खुदाई जो कर रहे हैं, वहां पर कहते हैं कि पुराने समय में, बहुत पुराने लाखों करोड़ों साल पहले बड़े बड़े साइज के पेड़ दब गए थे, ट्री दब गए थे, वृक्ष दब गए थे। उनमें बोला जाता है कि कोयला जहां से निकल रहा है वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पर बड़े साइज के विशालकाय फर्न जो है दब गए थे, जायंट फर्न्स कहते हैं। तो जायंट फर्न पुराने टाइम में बहुत बड़े बड़े फर्न हुआ करते थे, बैनियन बरगद के पेड़ से भी बड़े बड़े हुआ करते थे। वो जहां दबे हैं वहीं से हमें कोयला या जीवाश्मिक ईंधन प्राप्त हो रहा है। देखिए ये था कंप्लीट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा में हमने पहले टेरिडोफाइटा के जनरल सामान्य लक्षण पढ़े, उसके बाद में हमने टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र पढ़ा। जीवन चक्र पढ़ने में हमने 2 बातों का ध्यान रखा कि सम बीजाणुकता होमोस्पोरस के लिए जीवन चक्र अलग होता है, विषम बीजाणुकता के लिए जीवन चक्र अलग होता है। विषम बीजाणुकता के एग्जाम्पल याद रखने हैं,
वो पढ़े। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें हमने सिलोप्सिडा, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, लाइकोप्सिडा, डायग्राम और एग्जाम्पल याद रखना है, स्फाइनोप्सिडा, एग्जाम्पल और डायग्राम याद रखना है, कॉमन नेम याद, टेरोप्सिडा, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और 2 डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो जाता है।